दोस्तों, अगर किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं है, उसके फाइटर जेट भी नहीं है और उसके मिसाइलें भी नहीं है, बल्कि उसके रडार सिस्टम है और दुश्मन सबसे पहले वही रडार सिस्टम उड़ा दे तो क्या होगा। सोचिए दोस्तों, अगर किसी सेना को यह भी पता न चले कि हमला किस दिशा से आ रहा है और किस ऊंचाई से मिसाइलें आ रही है और किन शहरों को अगला निशाना बनाया जाएगा, तो उसकी सबसे आधुनिक मिसाइलें भी बेकार हो जाती है। और यही दावा आज ईरान की इस्लामिक सेना कर रही है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मसूद अख्तरी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल के बड़े बड़े रडार सिस्टम ही उद्ध्वस्त कर दिए गए हैं और अब ईरान की मिसाइलें जहां चाहे वहां भी निशाना लगा सकती है। और इतना ही नहीं, जनरल मसूद ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब ईरान के ट्रैप में है। यानी भले ही नेतन्याहू किसी बंकर में छुपे हो, चाहे वो 200 फीट नीचे हो, चाहे 300 फीट नीचे हो, लेकिन ये ईरान की पहुंच से बाहर नहीं है। तो आप सवाल ये है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में ईरान ने पहले इजराइल की आंखें यानी उसके रडार सिस्टम को खत्म कर दिया है? और क्या सच में दुनिया का मशहूर आयरन डोम अब कमजोर पड़ गया है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पूरी रणनीति को समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है रणनीति से। और अगर ईरान का दावा सही है तो उसने युद्ध की शुरुआत ही सबसे खतरनाक रणनीति से की है। लेकिन दोस्तों, जो बात अब सामने आ रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस युद्ध की तैयारी आज से नहीं बल्कि करीब 20 साल से करता आ रहा था। और इसी वजह से जब युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने सबसे पहले सीधा हमला नहीं किया, उसने पहले इजराइल की सुरक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया। दोस्तों, अगर आप किसी आधुनिक सेना को हराना चाहते हैं तो उसके सैनिकों पर हमला करने से पहले उसकी तकनीक को खत्म करना पड़ता है। और आधुनिक युद्ध में सबसे अहम तकनीक होती है रडार। रडार ही वह सिस्टम है जो यह बताता है कि कहां से मिसाइलें आ रही है, किस दिशा से हमला हो रहा है और किस जगह इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी है। और अगर रडार नहीं है तो दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी अंधा हो जाता है। और यही वजह है कि ईरान का दावा है कि उसने सबसे पहले इजराइल के रडार सिस्टम को ही निशाना बनाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, असल कहानी तो तब शुरू हो जाती है जब यह हमला सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ईरान ने अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है जो पूरे गल्फ क्षेत्र में फैले हुए हैं। और यही से यह युद्ध और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है। दोस्तों, मध्य पूर्व में अमेरिका के कई बड़े सैन्य ठिकाने हैं, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात। इन सभी जगहों पर अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इन ठिकानों के रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया है। अब अगर यह बात सच है तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक लड़ाई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर ईरान की एयरफोर्स अमेरिका और इजराइल जितनी मजबूत नहीं है तो फिर वह मुकाबला कैसे कर रहा है? और इसका जवाब है मिसाइलों की ताकत। तो दोस्तों, पिछले 15-20 सालों में ईरान ने एक चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है और वह है मिसाइल टेक्नोलॉजी। आज दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के पास दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल तकनीकों में से एक है। और यही वजह है कि जब यह युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने फाइटर जेट्स नहीं भेजे, उसने भेजी मिसाइलें। दोस्तों, आप सवाल यह है कि क्या यह सब अचानक हुआ? क्या ईरान ने अचानक हमला कर दिया या फिर यह सब एक लंबे समय की तैयारी का नतीजा है? मिडल ईस्ट के कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस युद्ध की तैयारी करीब 20 साल से करता आ रहा था और इस तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा था अमेरिका और इजराइल की रणनीति को समझना। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। ईरान ने सिर्फ हथियार नहीं बनाए, उसने अपने दुश्मनों की सोच को समझने की कोशिश की। ईरान के सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अगर कभी युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल सबसे पहले भारी हवाई हमला करेंगे। वे फाइटर जेट से तेज और लगातार हमला करेंगे ताकि दुश्मन को झटका लगे और वह जल्दी हार मान ले। और इस रणनीति को कई लोग शॉक एंड अवे कहते हैं। लेकिन ईरान ने इस रणनीति का जवाब भी तैयार किया
उन्होंने सोचा कि हम पहले ही उनकी तकनीक को कमजोर कर दे तो उनकी पूरी रणनीति बेकार हो जाएगी, और यही से ईरान की असली योजना शुरू हो जाती है। ईरान ने सबसे पहले अपने मिसाइल प्रोग्राम पर काम किया। उन्होंने लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित की। फिर उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम शुरू किया। हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज होती है कि उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होता है। ये मिसाइलें आवाज की गति से 5 से 10 गुना भी, कभी उससे भी ज्यादा तेज चलती है। और जब ऐसी मिसाइलें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो उन्हें रोकने के लिए बहुत सटीक जानकारी चाहिए होती है, और यह जानकारी देता है रडार। और यही वजह है कि ईरान की रणनीति का पहला कदम था रडार सिस्टम को खत्म करना। और अगर रडार खत्म हो जाए तो इंटरसेप्टर मिसाइलों को पता ही नहीं चलेगा कि दुश्मन की मिसाइल कहाँ है, और तब सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी बेकार हो सकता है। और यही वजह है कि ईरान ने पहले रडार सिस्टम पर हमला किया, फिर एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर दिया, और उसके बाद मिसाइलों की बौछार शुरू की। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर यह रणनीति इतनी प्रभावी है तो क्या सच में इजराइल का मशहूर आयरन डोम कमजोर पड़ सकता है, या फिर यह सिर्फ युद्ध का प्रोपेगेंडा है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें यह समझना होगा आयरन डोम है कौन और कैसे काम करता है, और यही हम अगले हिस्से में समझने वाले हैं। दोस्तों, अब तक हमने यह समझा कि ईरान की रणनीति का पहला कदम था रडार सिस्टम को निशाना बनाना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में रडार सिस्टम को नष्ट करना इतना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है? और इसका जवाब है हाँ, और इसकी वजह समझना बहुत जरूरी है। आधुनिक युद्ध में रडार सिर्फ एक मशीन नहीं होता, वह पूरी सेना का नर्वस सिस्टम होता है। रडार ही वह तकनीक है जो आसमान में हजारों किलोमीटर दूर तक हर गतिविधियों को देख सकता है, और अगर कहीं से मिसाइलें छोड़ी जाती है तो सबसे पहले रडार ही उससे पकड़ता है, और वह तुरंत जानकारी देता है कि मिसाइल किस दिशा में आ रही है और किस ऊंचाई पर है और किस शहर को निशाना बना सकती है। और फिर यह जानकारी एयर डिफेंस सिस्टम तक पहुंचती है, और उसी जानकारी के आधार पर इंटरसेप्टर मिसाइलें भी छोड़ी जाती है। यानी अगर रडार नहीं है तो इंटरसेप्टर भी बेकार है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ईरान की रणनीति और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों के रडार भी निशाने बनाए। मध्य पूर्व में अमेरिका के कई बड़े सैन्य बेस है। कतर में अल उदीद एयर बेस, बहरीन में अमेरिका 5वां नेवल फ्लीट, कुवैत में अमेरिकी सैन्य के ठिकाने, और सऊदी अरब में कई एयर डिफेंस सिस्टम। इन सभी जगहों पर अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगाए हुए हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इन ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, खासकर कतर में मौजूद एक बेहद महंगा रडार सिस्टम जिसकी कीमत करीब $1 बिलियन बताई जाती है। अगर यह जानकारी सही है तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन यह एक और महत्वपूर्ण बात है, रडार सिस्टम को बनाना कोई आसान काम नहीं होता दोस्तों। यह कोई साधारण मशीन नहीं होती जिसे कुछ महीनों में तैयार किया जा सकता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि एक अत्याधुनिक रडार सिस्टम को बनाने में 3 से 4 साल तक का समय लग सकता है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक रडार सिस्टम नष्ट हो जाता है तो उसे तुरंत रिप्लेस करना आसान नहीं होता, और अगर कई रडार सिस्टम एक साथ नष्ट हो जाए तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। और यही वह जगह है जहां से इस युद्ध की दिशा बदल सकती है, क्योंकि अगर रडार कमजोर पड़ जाए तो अगला कदम क्या होगा? और अगला कदम होगा मिसाइलों की बौछार। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अब पहले से ज्यादा भारी मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू किया है, और इन मिसाइलों में पहले से ज्यादा विस्फोटक भरा हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पहले जो मिसाइलें इस्तेमाल हो रही थी उनमें करीब 200 से 300 किलो तक विस्फोटक होता था, लेकिन अब जो नई मिसाइलें इस्तेमाल हो रही है उनमें करीब 1000 किलो तक का विस्फोटक हो सकता है। और इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी मिसाइल किसी शहर पर गिरती है तो उसका असर कई किलोमीटर तक फैल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर मिसाइलें इतनी खतरनाक है तो फिर इजराइल का मशहूर आयरन डोम उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहा? क्या सच में आयरन डोम कमजोर पड़ रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? और यही हम अगले हिस्से में समझने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में अगर किसी एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है आयरन डोम। इजराइल का यह सुरक्षा कवच दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, और इसका काम है दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देना। जब भी कोई मिसाइल इजराइल की ओर आती है
तो रडार उसे तुरंत पहचान लेता है और फिर कंप्यूटर यह गणना करता है कि वह मिसाइल कहाँ गिर सकती है। अगर वह किसी शहर की ओर जा रही है तो तुरंत एक इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी जाती है और वह हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर देती है। और यही वजह है कि आयरन डोम को दुनिया का सबसे सफल एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। लेकिन दोस्तों, हर तकनीक की कुछ सीमाएं भी होती है और आयरन डोम भी इससे अलग नहीं है। आयरन डोम एक समय में सीमित संख्या में मिसाइलों को ही रोक सकता है। अगर एक साथ बहुत ज्यादा मिसाइलें दाग दी जाए तो सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है और अगर उसी समय रडार सिस्टम भी कमजोर हो जाए तो समस्या और बढ़ सकती है। और यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ईरान ने पहले रडार सिस्टम को निशाना बनाया और उसके बाद एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी तो आयरन डोम को भी काफी मुश्किल हो सकती है। और इसके अलावा ईरान के पास अब हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बताई जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेज गति से चलती है और उनकी दिशा भी अचानक बदल सकती है और इस वजह से उन्हें रोकना बेहद कठिन होता है। और अगर ऐसी मिसाइलें किसी शहर को निशाना बनाती है तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। और यही से एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर मिसाइलें लगातार बढ़ती रहे तो क्या इजराइल की राजनीतिक नेतृत्व सुरक्षित रह पाएगी? क्योंकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय काफी सख्त सुरक्षा में है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार वे ज्यादातर समय बंकर में ही रहते हैं। ऐसे बंकर जो कभी कभी जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बनाए जाते हैं ताकि किसी भी मिसाइल हमले से नेतृत्व को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन दोस्तों, युद्ध में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं चलती, युद्ध में मनोवैज्ञानिक दबाव भी बहुत बड़ा हथियार होता है। अगर किसी देश के नेता को लगातार यह महसूस होने लगे कि दुश्मन की मिसाइलें कभी भी कहीं भी पहुंच सकती हैं तो इसका असर पूरे देश की राजनीति और रणनीति पर पड़ता है। और यही वजह है कि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ईरान सिर्फ सैन्य युद्ध नहीं लड़ रहा, वह मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका और इजराइल इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे? क्या वे पलटवार करेंगे या फिर यह युद्ध और भी ज्यादा लंबा खींच सकता है? और इसी सवाल का जवाब हम अगले हिस्से में समझेंगे, जहां बात होगी ट्रंप की रणनीति और नेतन्याहू की मुश्किलों की। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ईरान ने अपनी रणनीति में सबसे पहले रडार सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क को निशाना बनाने की कोशिश की। और अगर यह रणनीति आंशिक रूप से भी सफल होती है तो इसका सीधा असर पड़ता है राजनीतिक नेतृत्व पर, क्योंकि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, युद्ध राजनीति और कूटनीति में भी लड़ा जाता है। और यही वह जगह है जहां इस संघर्ष ने अमेरिका और इजराइल दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कम करके आंका है? कई विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कई सालों से अमेरिका की रणनीतिक सोच में ईरान को लेकर एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। उनका मानना था कि ईरान की अर्थव्यवस्था पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से कमजोर है, उसकी सैन्य क्षमता अमेरिका और इजराइल से काफी पीछे है और अगर कभी युद्ध हुआ तो उसे जल्दी नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अब जो घटनाएं सामने आ रही है उन्होंने इस धारणा को चुनौती दी है। युद्ध में सबसे खतरनाक चीज होती है दुश्मन को कम करके आंकना। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि बड़ी सैन्य ताकतें छोटे या कमजोर समझे जाने वाले देशों से कठिन संघर्ष में फंस गई। और यही वजह है कि आप कई विशेषज्ञ यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान की तैयारी को गंभीरता से नहीं लिया? अगर ईरान सच में कई सालों से इस तरह की रणनीति पर काम कर रहा था तो इसका मतलब यह है कि उसने सिर्फ हथियार नहीं बनाए, उसने दीर्घकालीन युद्ध की योजना बनाई। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है, युद्ध जितना लंबा चलता है उतना ही ज्यादा दबाव राजनीतिक नेतृत्व पर भी पड़ता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले से ही कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। देश के अंदर कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हो चुके थे और ऐसे समय में अगर युद्ध लंबा खींचता है तो राजनीतिक दबाव और भी बढ़ सकता है। और यही स्थिति अमेरिका में भी देखी गई। अमेरिकी नेतृत्व के लिए मध्य पूर्व में हर सैन्य कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। अगर युद्ध फैलता है तो इसमें कई अन्य देश भी
अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि अब कूटनीतिक रास्तों की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह युद्ध जल्द रुक सकता है या फिर यह संघर्ष और भी लंबा चल सकता है? और इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों की भूमिका क्या है, और यही हम अगले हिस्से में समझने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी बड़े युद्ध का भविष्य सिर्फ दो देशों पर निर्भर नहीं होता, उस पर असर डालते हैं दुनिया के कई बड़े देश। मध्य पूर्व का यह संघर्ष भी कुछ ऐसा ही रहा है, और यह सिर्फ ईरान और इजराइल का मामला नहीं है, इसके पीछे कई अंतरराष्ट्रीय समीकरण भी जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक है, और यह क्षेत्र तेल और गैस के विशाल भंडार के लिए भी जाना जाता है। और अगर यह बड़ा सैन्य संघर्ष होता है तो उसका असर ऊर्जा कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हर जगह दिखाई दे सकता है। और यही वजह है कि कई देश इस संघर्ष को नजदीक से देख रहे हैं। कुछ देश कूटनीतिक समाधान की बात कर रहे हैं, और कुछ देश संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, और कुछ देश पर्दे के पीछे मध्यस्थता की कोशिश भी कर रहे हैं। युद्ध का इतिहास यह भी बताता है कि कई बार संघर्ष का अंत सीधे सैन्य जीत से नहीं बल्कि वार्ता और समझौते से भी होता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी युद्ध का अंत बहुत देर से होता है। अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति पर अड़े रहे तो संघर्ष और भी लंबा खींच सकता है, और ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आने वाले दिन इस संघर्ष की दिशा तय करेंगे, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन हमला कर रहा है, तो सवाल यह है कि कौन पहले पीछे हटेगा। और अगर कूटनीति सफल होती है तो युद्ध विराम का रास्ता निकल सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष अपनी स्थिति पर अड़े रहे तो यह संघर्ष और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है। दोस्तों, इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर युद्ध की शुरुआत बहुत तेजी से होती है, लेकिन उसका अंत अक्सर बहुत कठिन होता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा वो सिर्फ दो देशों के भविष्य को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या आपको लगता है कि यह युद्ध जल्द रुक जाएगा या फिर यह संघर्ष और भी लंबा चल सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाती है।